अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसमें हमारे पास एग्जांपल 1.2 है जो कि क्या है, ड्राइव द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के प्रोसेस को अच्छे से पढ़ लिया है कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। फर्दर हमने एडवांटेजेस पढ़ी थी कि डायमेंशनल एनालिसिस के जो एडवांटेजेस हैं उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। दो चीज़ें बताई थी, एक है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन कि हमारे पास इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, हम ये फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा ये एडवांटेज पढ़ा था कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल में उठाकर दे दी गई है या एग्जाम्पल में दे दी गई है कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी जैसे टाइम पीरियड, और उसका फार्मूला आपने क्या करना है, ड्राइव करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे पिछली वीडियो में, कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं ऑलमोस्ट। आप उस वीडियो को एक बार देख लें ताकि आपको वो स्टेप्स याद हो जाएं। अब आपने जब वो स्टेप्स याद कर लेने हैं देन आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। आप इजीली खुद भी कर सकते हैं। वो 5 स्टेप्स क्या थे, उनमें सबसे पहला स्टेप ये था कि जिस भी चीज़ का फार्मूला ड्राइव करना है, जैसे मुझे यहाँ टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी कि ये देखूंगी कि टाइम पीरियड जिस चीज़ का भी है, यहाँ सिंपल पेंडुलम का है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अब फिर जब हम ये देखेंगे कि वो किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम है क्या। वैसे तो इसको मैट्रिक क्लास में आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसकी काफ़ी डेरिवेशंस भी की थी, बट हम फिर एक बार देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है और इसका टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है किसी भी फार्मूला को ड्राइव करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, हमारे पास ये पेंडुलम की जो है मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है। डायग्राम मेरी इतनी अच्छी है तो नहीं वैसे, लेकिन ये है कि आप समझ लें यहाँ से क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं। यहाँ पर आपके पास ये क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि आपके पास ये थ्रेड होता है, ठीक है, धागा है जिससे आपने एक बॉब को अटैच किया है। उस बॉब का मास क्या है, m। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस बॉब को जो है, ये जिस पोजीशन पे अभी है वो इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। इसको इसकी मीन पोजीशन से आपने यहां तक लाना है, इस पॉइंट तक, और जहां तक आप ला रहे हैं वो इसकी क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन। चाहे आप इस तरफ ला रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं। अब जब आप जो है इस बॉब को इसकी मीन पोजीशन से जो है आप डिस्प्लेस करेंगे तो एज अ रिजल्ट जब आप यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये आपके पास स्टार्ट कर देगा वाइब्रेट करना, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा, आगे पीछे इस तरह मूव करने। यानी अब आप यहाँ से इसको यहाँ लाए थे, यहाँ से छोड़ा तो ये यहाँ आके स्टॉप नहीं होगा बल्कि यहाँ पर कहीं आकर स्टॉप होगा, एंड देन ये इस तरह से पीछे और आगे इस तरह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा, जिसको आप वाइब्रेशन कहते हैं। अब आपसे कहा गया है कि टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम में, मतलब टाइम पीरियड को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करे, ठीक है। टाइम जो वो रिक्वायर्ड होता है उस ऑब्जेक्ट को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, वो कहलाता है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये आपके पास टाइम पीरियड कहलाता है। यही टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, नहीं पता किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो अब देखें, जब हम इसको डिस्प्लेस कर रहे थे और ये वाइब्रेट कर रहा था ये बॉब, तो हम पहले देखेंगे कि किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो जो थ्रेड आपने लिया उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, तो एक फैक्टर वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा ये कि इस बॉब का कोई ना कोई मास है, तो मास पर डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटी तो होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, जी पर। और चौथा फैक्टर आपके पास यहाँ पर जो एंगल बन रहा होता है। अब एंगल क्यों बन रहा होता है ये चीज़ भी आप डिस्कस कर चुके हैं, मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से, कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो बॉब का जो वेट है वो डायरेक्ट नीचे होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है बॉब का वेट, और जो टेंशन। अब हमारे पास फिर ये जो टेंशन और वेट है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। दोनों फोर्सेस हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और कोई भी एंगल यहाँ नहीं बन रहा होगा। बट जब हम इस बॉब को डिस्प्लेस करेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। वो किस वजह से बनता है कि यहाँ पर वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, वेट तो डाउनवर्ड है, बट ये जो थ्रेड है इसकी पोजीशन देखें तो थ्रेड आपके पास
कुछ इस तरफ आ रहा है, इस तरह, तो वेट और थ्रेड, वो जो टेंशन स्ट्रिंग है उसके दरमियान इस तरह से आपके पास एंगल बन रहा होता है। यहाँ पर देखें दोनों जो है ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो कैंसिल कर देती हैं ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ ऑपोजिट नहीं है, वेट यहाँ है और टेंशन स्ट्रिंग यहाँ है, तो फिर हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा होता है, एंगल बन रहा होता है, सही है। तो इन सारे फैक्टर्स पर आपके पास टाइम पीरियड डिपेंड करता है। ये वो 4 फैक्टर्स हैं जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है। अब फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपने सबसे पहले स्टेप्स देखना है कि स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं जिनसे आप फॉर्मूला इजीली ड्राइव कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि ये चेक करना है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो हमने देख लिया। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में, अच्छा फर्स्ट ही स्टेप में मैंने ये भी लिखवाया था कि जब आपको ये पता चल जाए जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है, आपने लिख देना है टाइम पीरियड को प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देना है और वो तमाम फैक्टर्स लिख लेने हैं जिस पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है। एक मास पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा लेंथ ऑफ थ्रेड पर डिपेंड कर रहा है, तीसरा जो है वो आपके पास एंगल पर डिपेंड कर रहा है और चौथा जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। ये चारों फैक्टर्स आपने लिख लेने हैं और इसके साथ साथ आपने इनके ऊपर पावर्स अप्लाई कर देनी है, ए बी सी एंड डी, और आगे भी अगर होते तो इस तरह से हम पावर्स अप्लाई कर लेते, ए बी सी डी, ठीक है। ये हमने इन पर पावर्स अप्लाई कर ली हैं। ये हमारे पास स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये होता है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल्स टू और कोई कांस्टेंट आता है। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल्स टू, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट, और बाकी तमाम चीजें जो है आप साथ वैसे ही लिख लेंगे, मास, लेंथ, थीटा और जी। तो m की पावर a, l की पावर b, थीटा की पावर c और g आपके पास इसकी पावर d। अब ये एक्चुअली जो हम फार्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं, हमें ये चीज फाइंड करनी होती है ना कि फार्मूला टाइम पीरियड का मतलब किस तरह से हम निकालेंगे, कौन सी चीज डिवाइड में आएगी, कौन सी चीज जो है वो मल्टीप्लाई में आएगी। अब ये चीज हमें चेक करनी होती है किसकी पावर नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, तो वो हम ये पावर्स फाइंड करते हैं, ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। जब हमें ये वैल्यूज पता चल जाती हैं, इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं और आंसर आ जाता है। तो इसी तरह हम इसको बस सॉल्व करेंगे आगे कि टाइम पीरियड इक्वल है कांस्टेंट m की पावर a, l की पावर b, थीटा की पावर c और g की पावर d। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है, यहां से हम देखेंगे, सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पावर्स a, b, c एंड d। तो हमें पावर्स की वैल्यूज क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। तो वो हम कैसे करेंगे, यूजिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। तो थर्ड स्टेप हमारे पास ये होता है, हमें दोनों तरफ क्या करना होता है, डायमेंशन पुट करनी होती है। टाइम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, ठीक है। आप यहाँ पर कैपिटल टी लिख लेंगे, इक्वल है। अच्छा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप्स फॉलो करवा रही हूँ, आप चाहें तो ये जो इंग्लिश बुक में लिखी हुई है तो ये आप साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैसे लिखें तो ठीक ही रहेगा, ये चीजें लिख लें जो बुक में गिवन है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, अब दोनों तरफ डायमेंशन पुट करनी है। कांस्टेंट को एज इट इज लिख लेंगे, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, अब ये हमारे पास मास है और मास एक बेस क्वांटिटी है, तो मास की डायमेंशन क्या है, कैपिटल M और m की पावर a। इसी तरह ये हमारे पास लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल L, l की पावर b। अच्छा, अब थीटा है, तो थीटा को हमने क्या पढ़ा था, जो एंगल होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो थीटा एक जो है हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, थीटा की कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास हम थीटा की डायमेंशन नाम भी पुट करें तो भी ठीक है और c को इक्वल्स टू 0 ले लें। बट अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास बुक पर ना थीटा की डायमेंशन पुट की गई है। थीटा जो है आपके पास यहाँ पर मास की जगह m और लेंथ की जगह l और थीटा की जगह l इंटू एल इनवर्स। अब ये कहाँ से आया है इसको देख लेते हैं। वैसे आप यहाँ ना भी पुट करें और c फिर 0 हो जाएगा, c को इक्वल्स टू 0 ले लें तो भी ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आया है उसको भी देख लेते हैं। आपने जो है एक फार्मूला यहाँ पर पढ़ा है मैट्रिक क्लास में, वो तकरीबन आपके पास वो फार्मूला यहाँ मैं आपको रफ में करवा देती हूँ कि आपने वो फार्मूला क्या पढ़ा था, L इक्वल है R थीटा, इस तरह फार्मूला पढ़ा था सर्कल को जब डिस्कस कर रहे थे हम ऑलमोस्ट, तब हमने ये फार्मूला पढ़ा था। तो हमारे पास यहाँ से जिसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा, रेडियस भी एक लेंथ ही होती है, रेडियस यहाँ थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ डिवाइड होगा, तो लेंथ
L डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। आपको पता है थीटा इक्वल है, अब अगर मैं डायमेंशंस पुट करूं तो लेंथ की डायमेंशन भी क्या है, L है, और रेडियस भी एक डिस्टेंस ही होता है, और डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर ही होता है, लेंथ का यूनिट भी मीटर है, तो रेडियस की डायमेंशन भी L आ जाएगी। अब यहाँ L की पावर नीचे +1 है, चूंकि डायमेंशंस को हम प्रोडक्ट में लिखते हैं तो थीटा मेरे पास इक्वल हो जाएगा L, और पावर ये L ऊपर जाएगा तो L इंटू L इनवर्स, यहाँ +1 पावर है ऊपर जाकर -1, तो थीटा की ये डायमेंशन आ गई L इंटू L इनवर्स। बुक में यही यहाँ पर लिखी हुई थी, तो ये इस तरह से इस फॉर्मूले से हमने ड्राइव कर ली। तो आप लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो C को डायरेक्टली इक्वल्स टू 0 ले लें तो भी ठीक है। आप यहाँ पर लिख लेंगे L इंटू L इनवर्स थीटा की जगह और इसकी पावर C। अच्छा, अब एक और चीज आपने याद रखनी है, जो G है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है, ठीक है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की आपने क्या डायमेंशन पढ़ी है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी का फर्दर फार्मूला हमें पता है, बट हम यहाँ डायरेक्ट डायमेंशन पुट करें तो वेलोसिटी की डायमेंशन है LT -1 डिवाइडेड बाय T की डायमेंशन क्या है, कैपिटल T ही, यहाँ पावर T की +1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, तो LT -1 और T की पावर -1 इस तरह हो गई, और -1 LT -2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई है। अब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह G की जगह यही डायमेंशन पुट कर लेंगे, तो G की जगह हम लिख लेंगे LT -2 और उसकी पावर क्या थी, D, ठीक है। डायमेंशंस आप इस तरह रफ में निकालेंगे, डायमेंशंस को आपको यहाँ पर शो नहीं करना, आप रफ वर्क में निकाल के उसके बाद उनको साइड पे रेस कर दें या जो भी, लेकिन यहाँ पर आपको उनको पुट करना है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास यही था कि हमें डायमेंशंस दोनों तरफ क्या करनी है, पुट करनी है, इक्वल्स के दोनों तरफ इक्वल के। अब यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन T है। अच्छा, एक और चीज अब हमने क्या करनी है, हमें यहाँ पर जो डायमेंशंस दी गई हैं पहले आप उनको उसी तरह लिख लें और इन पावर्स को अंदर जो है मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। कैसे, यहाँ पर डायमेंशन T की तो T लिख दी, इक्वल है कांस्टेंट एज इट इज आ गया। अब M को A से मल्टीप्लाई करें, मतलब M की पावर A, ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, L को B से मल्टीप्लाई करें तो L की पावर B ही रहेगी, यहाँ पर आप देखें L की पावर B रहेगी। अब C को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कैसे हो जाएगा, L की पावर C, और यहाँ पर C को इस L से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर पहले से -1 है, -1 को C से मल्टीप्लाई करें तो L की पावर -C। अब नहीं, अच्छा, ये पावर सारी बाहर आपने लगानी है, यहाँ पर B और A भी यहाँ बाहर लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से बाहर पावर्स लिखेंगे। और नेक्स्ट में यहाँ पर D को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, L की पावर D आ जाएगी, और 2 को D से मल्टीप्लाई करें तो T की पावर -2D। यहाँ तक हमारे पास आ गई पावर्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, T एज इट इज लिखा, इक्वल है कांस्टेंट, इसको एक बार वापस लिख लेते हैं, M की पावर हमारे पास क्या है, A है, L की पावर B। अब हम वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बेसिस सेम पावर्स ऐड, ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, L की पावर B है, यहाँ L की पावर C है, यहाँ पर L की पावर है हमारे पास -C, यहाँ L की पावर है D, और यहाँ पर T की पावर है -2D। अब हमें पता है एक चीज और हमने पढ़ी थी, यहाँ अगर M और L नहीं है तो इट्स मीन कि M की पावर भी यहाँ पर 0 है, बिकॉज मैथ्स में हमने ये पढ़ा है कि कोई भी नंबर जिसकी पावर जो है वो 0 हो, ठीक है, कोई भी अगर नंबर है उसकी पावर 0 हो तो वो इक्वल्स टू 1 होता है, तो M की पावर 0 इक्वल्स टू 1 ही होगा। और L भी नहीं है तो L की पावर भी क्या होगी, 0। T यहाँ मौजूद है तो T की पावर क्या है, +1, ठीक है, ये हमने T की जगह इस तरह से लिख लिया, इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा एज इट इज। अच्छा, कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए ऊपर M, यहाँ पर देखें और कोई M है, क्योंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, बेसिस सेम पावर्स ऐड का रूल लगाएंगे हम। यहाँ पर M, यहाँ पर और कोई नहीं है तो बस M की पावर A लिख देंगे। अच्छा, यहाँ देखें L कितनी बार है हमारे पास, 4 टाइम्स है यहाँ पर, तो L को हमने एक बार लिख दिया। अब इन सब की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, बिकॉज बेसिस सेम है हमारे पास, और ये जो पावर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ऐड, तो B प्लस C, अच्छा प्लस माइनस C, और यहाँ पर प्लस D, और T की पावर -2D एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है,
जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है, हमें पावर्स को कंपेयर करना है और पावर्स फाइंड करनी है, ठीक है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन एक काम और हो रहा है यहाँ पर, एम एल 0 टी +1 और इक्वल है कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करना है, m की पावर a है, यहाँ देखिए कटिंग हो रही है, c से कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू आप 0 लेंगे इक्वल्स टू, ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। और l जो है हमारे पास ऊपर क्या बच गया, b + d और t की पावर -2d। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो किस तरह से, यहाँ पर हमारे पास m की पावर a है और यहाँ m की पावर 0 है, सिर्फ पावर्स को कंपेयर करना है, ठीक है, बेसिस तो सेम है, पावर्स को क्या करेंगे, कंपेयर। तो पावर कंपेयर करने से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, a की वैल्यू क्या आ गई, 0, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो m की पावर a है और यहाँ m की पावर 0 है, तो a किसके इक्वल है, 0 के। अब l को कंपेयर करेंगे, l की पावर यहाँ क्या है, b + d, हमने लिख दिया b + d। अब इस तरफ l की पावर देखें 0, तो b + d = 0, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है, 1 इक्वेशन, यहाँ से 2। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या है, t की पावर है -2d, तो -2d किसके इक्वल है, इस तरफ t की पावर क्या है, +1 यानी 1। यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, d इक्वल आ जाएगा -1 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में, d की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अगर मैं d की वैल्यू -1/2 इधर पुट करूं इक्वेशन 2 में, तो मेरे पास b की वैल्यू आ सकती है, ठीक है, मैं d की वैल्यू जो है -1/2 को इक्वेशन 2 में पुट करूंगी, किसके लिए, ताकि मेरे पास d की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे b + d की जगह क्या लिखेंगे, -1/2 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो b -1/2 इक्वल है 0, -1/2 यहाँ माइनस हो रहा है उस तरफ जाकर प्लस, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इक्वल है 1/2 और c हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो गया था, c की वैल्यू क्या आ गई, कुछ भी नहीं, 0। तो हमारे पास a b c d चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। लास्ट स्टेप हमने फॉलो करना है कि ये जो वैल्यूज आई हैं a b c d की, इनको आपने उठाकर पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है। आप यहाँ सारी इंग्लिश लिख भी सकते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, t इक्वल है कांस्टेंट, आपके पास m की पावर a, l की पावर b, थीटा की पावर c, g की पावर d। a b c d की वैल्यू पुट करवाएं तो आपके पास फॉर्मूला टाइम पीरियड का आ जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज लिखेंगे। अब हमने जो वैल्यूज निकाली हैं उनको पुट कर लेंगे, m a की वैल्यू क्या निकाली है, a इक्वल्स टू 0, तो m की पावर क्या आ जाएगी, 0। अब हमारे पास l है, l की पावर क्या है, b, और b की वैल्यू क्या है, 1/2। फिर हमारे पास है थीटा की पावर c, और c की वैल्यू क्या है, 0, g की पावर d, और g की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, d की वैल्यू क्या है, g की जो पावर है उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो d इक्वल है -1/2, तो -1/2 g की पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें मैथ्स का रूल पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। तो अब यहाँ पर जिस की पावर आपको 0 दिख रही है आप उसको 1 के इक्वल करके खत्म कर देंगे, यानी 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आंसर में आता है। तो t इक्वल है, आपके पास क्या बच गया, कांस्टेंट, और साथ में m की पावर 0 1 के इक्वल है, और l की पावर 1/2 ऐसे ही लिख दी, थीटा की पावर 0 1 के इक्वल है, तो ये भी खत्म हो गया, और g की पावर हमारे पास -1/2 आ गई। अब आपको पता है अगर मुझे इस पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं इसको क्या करूंगी, डिवाइड में ले जाऊंगी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, t इक्वल है कांस्टेंट, l की पावर 1/2, डिवाइड में अगर मैं g को ले जाऊं तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, g की पावर +1/2। अब एक और चीज है, हम अंडर रूट को जो है 1/2 भी लिख सकते हैं ना, तो अगर मैं 1/2 हटा रही हूं तो मुझे क्या डालना होगा, अंडर रूट, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट l की पावर भी अंडर रूट और g की वैल्यू भी अंडर रूट में लिख देंगे, और इक्वल्स टू t। अब हमारे पास क्या है,
हम ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग है तो होल पे ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा L अपॉन जी पे होल स्क्वायर, और पीछे हम कांस्टेंट एज इट इज लिख लेंगे, और हमारे पास टी। ये हमारे पास फार्मूला जो है क्या है, टाइम पीरियड का फार्मूला है, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें निकालना होता है। बिल्कुल यही फार्मूला हमारे पास जो है बुक में भी ड्राइव होकर आया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल है कांस्टेंट इनटू अंडर रूट L अपॉन जी। बिल्कुल यही फार्मूला हमने ड्राइव किया है, बस इसमें ये चीज हमने देखनी है कि कांस्टेंट किसकी इक्वल होगा। कांस्टेंट को फिर हम जो है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वेयर कांस्टेंट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और हमें पता चलेगा कि कांस्टेंट क्या था, 2 पाई। तो आपने फार्मूला मैट्रिक क्लास में पढ़ा हुआ है कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। तो हमें ये चीज पता चली कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस यूज करके टाइम पीरियड का या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला निकाल सकते हैं। बस हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप वही है कि आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के पावर्स लगानी है। सेकंड स्टेप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर इक्वल साइन लगाना है। थर्ड स्टेप आपको दोनों तरफ डायमेंशंस पुट करनी है। फोर्थ स्टेप ये करना है कि वो पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। फिफ्थ स्टेप क्या करना है, कंपेयर कर देना है, दोनों तरफ पावर्स को कंपेयर कर लेना है, ए बी सी डी की पावर फाइंड कर लेनी है, और लास्ट में उसको इक्वेशन 1 में पावर्स की जगह पुट कर लेना, और आपको इस तरह से फार्मूला ड्राइव होकर मिल जाएगा। तो ये था आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एडवांटेज कि हम किसी भी चीज का फार्मूला किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं।